परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मुझे आपके साथ बात करनी है, संवाद करना है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो अपने भारत स्वाभिमान का मुख्य सिद्धांत है। और वो सिद्धांत है पूर्ण भारतीयता, पूर्ण पवित्रता और पूर्ण शुचिता। ये हमारे 3 मूल सिद्धांत हैं। मैं इसमें पहले बात करूंगा पूर्ण भारतीयता। इसका अर्थ क्या है? पूर्ण भारतीयता का सीधा सा सरल अर्थ है कि आप अपने जीवन में जो भी काम करें वो सारे काम ऐसे हों जिससे भारत देश को लाभ हो, अपने देश को हानि हो, अपने देश को नुकसान हो, ऐसा कोई काम आप अपने जीवन में कभी भी ना करें। ये मोटी सी सीधी सी सरल बात है। हम हमारे जीवन में सवेरे से लेकर शाम तक जो भी छोटे बड़े काम करते हैं, उन सभी कामों पर आप ये नजर डालें कि कहीं गलती से कोई ऐसा काम तो आपके हाथों नहीं हो रहा है जिससे भारत देश का कोई बड़ी हानि हो रही हो या नुकसान हो रहा हो। ये सीधा सा मतलब है पूर्ण भारतीयता का। माने भारतीयता, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा जो कुछ हमारी है, इनका बढ़ावा करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए ही हमें अपने जीवन में काम करना है। इसमें शुरुआत कहाँ से होगी? तो इसकी शुरुआत होगी स्वदेशी के अनुपालन से। हम सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता अपने जीवन में शून्य तकनीकी से बनी हुई सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और उसके स्थान पर भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। यहाँ से इस सिद्धांत की शुरुआत होगी। आप अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी अपनी कोई चीज वस्तु खरीदें अपने उपयोग के लिए, वो भारतीय हो, स्वदेशी हो। यहाँ से इस भारतीयता के सिद्धांत की शुरुआत होगी। सवेरे सवेरे आप सोकर उठते हैं, आपको टूथपेस्ट चाहिए, कोशिश करें कि वो टूथपेस्ट आपका भारतीय हो, स्वदेशी हो। सवेरे सवेरे सोकर उठते हैं, वैसे तो मैं मानता हूं कि आप चाय कॉफी नहीं पीते होंगे, लेकिन अगर लत है और आदत है तो चाय कॉफी में भी कोशिश करें कि वो भारतीय हो, स्वदेशी हो, उसी का उपयोग करें। इसी तरह से आप स्नान करते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते होंगे, तो कोशिश करें कि आपका साबुन भारतीय हो, स्वदेशी हो। अगर आप पुरुष हैं और दाढ़ी बनाते हैं, शेव करते हैं, तो शेविंग करते समय ध्यान रखें कि जो शेविंग क्रीम इस्तेमाल हो वो भारतीय हो, स्वदेशी हो। अगर आप स्नान करके बाथरूम से बाहर निकलते हैं और कोई कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विशेष रूप से बहनों से, माताओं से मेरी विनती है, भाइयों से भी है कि जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करें वो भारतीय हो, स्वदेशी हो। इसी तरह आप अपने घर में खाने पीने के लिए जो वस्तुएं खरीद रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि वो स्वदेशी हो, भारतीय हो। आपके बच्चों के लिए कोई वस्तुएं खरीद रहे हैं, टॉफी है, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, वैसे तो इनका बहिष्कार करना ही अच्छा है, लेकिन अगर ये खरीदना ही है टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट्स, तो वो भी स्वदेशी हो, भारतीय हो। घर में सवेरे सोकर उठने से रात सोने तक जितनी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, इन सभी वस्तुओं को शून्य तकनीकी की वस्तुएं कहा जाता है, क्योंकि इन वस्तुओं को बनाने में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। ये साधारण तकनीकी से बनने वाली वस्तुएं हैं, जैसे साबुन है, दंत मंजन है, टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, टेल्कम पाउडर है, वैनिशिंग क्रीम है, वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर है, क्लीनिंग पाउडर है। ये सब चीजें जो हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होती हैं, ये सब बहुत आसानी से बनती हैं। इनको बनाने में कोई बड़े मशीन की जरूरत नहीं होती है। तो लिहाजा हम इनका जब उपयोग करें और बाजार से इन्हें खरीदें तो ध्यान रखें कि ये भारतीय हो, स्वदेशी हो, भारतीय कंपनियों की बनी हुई हो, स्वदेशी कंपनियों की बनी हुई हो, तभी इन चीजों को खरीदें और इनका उपयोग करें। आप पूछेंगे जी क्यों, ऐसा क्यों करना है हमको? तो उसके पीछे एक गंभीर कारण है। हमारा भारत देश इस समय एक बहुत बड़े आर्थिक समस्या में फंसा हुआ है और उस आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए हमें ये करना है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है जो आजादी के पिछले 63 वर्षों में पैदा हुई है। वो समस्या ये है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जब आजादी आई थी, तो आप सभी को मालूम है एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भारत से भगाया था, तब हमें आजादी मिली थी। और उस विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ
हमारे भारत के नागरिकों ने लगातार 1757 से 1947 तक संघर्ष किया था। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता के पास एक छोटा सा स्थान है, बहुत छोटा सा स्थान है। 1757 में वहां एक क्रांति शुरू हुई थी। उस स्थान का नाम है प्लासी। आप कभी कोलकाता जाएं तो देख आइए, बहुत छोटा सा गांव है प्लासी। इस प्लासी के मैदान में 1757 में एक क्रांति की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और ये क्रांति 1857 तक, फिर 1947 तक लगातार चलती रही थी। 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी, वो सिराजुद्दौला नाम का एक व्यक्ति था, जो बंगाल का उस समय राजा हुआ करता था। उसने सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, और इस युद्ध में दुर्भाग्य से उसकी पराजय हो गई थी। पराजय होने का कारण ये था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो पैसे में बिक गया था और उसने भ्रष्टाचार कर लिया था। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति आया था युद्ध लड़ने के लिए, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब प्लासी का युद्ध लड़ने आया था तो उसके पास मात्र 350 सैनिक थे, और सिराजुद्दौला जो भारत की तरफ से अंग्रेजों से लड़ रहा था, उसके पास 18,000 सैनिक थे। किसी भी भाई बहन से आप ये पूछें कि एक तरफ 350 सैनिक, दूसरी तरफ 18,000 सैनिक, युद्ध में कौन जीतेगा, तो आप कहेंगे जिसके पास 18,000 सैनिक हैं वही जीतेगा। लेकिन इतिहास की वास्तविकता कुछ दूसरी है। जिस सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे वो हार गया था, और जिस अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के पास 350 सैनिक थे वो जीत गया था, क्योंकि अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति को पैसे का लालच देकर, कुर्सी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। और मीर जाफर के रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाने का दुष्परिणाम ये हुआ था कि मीर जाफर की सेना में बगावत हो गई थी और सैनिकों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो प्लासी के मैदान में अंग्रेजों की विजय हो गई थी और भारत हार गया था। उसी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया था। और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ऐसे ही नींव जमाई थी कि लगभग 1947 तक इस देश को वो लूटते रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी व्यापार करने के बहाने से। व्यापार करने में उनको इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, राज्य स्थापित कर लिया था। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य लगभग 1757 से 1947 तक चलता रहा था। तो ये 190 साल जो अंग्रेजों का राज चला, उसमें उन्होंने भारत से खूब मुनाफा कमाया, उनका सामान बेचा, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का, और यहाँ से मुनाफा लेकर वो लंदन गए। परिणाम ये हुआ था कि भारत का सारा धन संपत्ति 190 वर्ष में भारत से अंग्रेजों ने लूटकर इंग्लैंड में जमा कर लिया था। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड दुनिया का सबसे गरीब देश था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर वापस गई इंग्लैंड 1947 में, तो इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश हो गया। 190 साल में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे गरीब देश दुनिया का सबसे अमीर देश हो गया? कारण उसका एक ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो सामान बेचा, भारतवासियों ने उसको खरीदा, उपयोग किया, उसका मुनाफा अंग्रेजों को मिला, वो सारा मुनाफा लंदन चला गया, इंग्लैंड चला गया, तो हमारे देश का पैसा ब्रिटेन चला गया, हम गरीब हो गए और ब्रिटेन उस पैसे से अमीर हो गया। आपको सुनकर हंसी आएगी कि जब अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे तो इंग्लैंड में भूखमरी से लोग मर रहे थे, और इंग्लैंड का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में वहां 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, जो इस समय की इंग्लैंड की जनसंख्या का लगभग 50% है। इस समय इंग्लैंड की जनसंख्या 6 करोड़ है, उसमें 3.5 करोड़ लोग उनके यहाँ भूख से मर गए थे। इतना गरीब देश था इंग्लैंड। उस गरीब देश को अंग्रेजों ने अमीर बना लिया भारत देश में व्यापार करके, और हम भारतवासियों की एक गलती वो हमको भारी पड़ गई, और वो गलती एक ही थी कि हमने अंग्रेजों की वस्तुएं खरीदी, उनका सामान खरीदा, उनको मुनाफा दिया, और उस मुनाफे से वो मजबूत होते गए और भारत पर 190 साल तो शासन किया और लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से लूट लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में जो व्यापार करती थी,
उस व्यापार से हर साल 70 करोड़ रुपए वो लूट के लेके जाते थे। उस जमाने का 1 रुपया अभी 300 रुपए के बराबर है। अगर इस आंकड़े को आप समझने की कोशिश करेंगे तो 70 करोड़ में 300 का गुणा करना पड़ेगा। लगभग 21,000 करोड़ रुपए हर साल वो भारत से लूट कर ले जाते थे और ये लूट 190 वर्ष तक चलती रही। आप अंदाजा लगाइए कितने लाख करोड़ रुपए इस देश का लूटा गया। फिर वही मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमसे एक ही गलती हुई थी कि हमने अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग किया और अंग्रेजी सामान का इस देश में व्यापार इतना बढ़ा कि हम गुलामी में फंस गए और ये देश कंगाल देश हो गया। अब 1947 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली गई थी, अब आजादी के 63 सालों के बाद ऐसी हजारों विदेशी कंपनियां फिर से भारत में आ गई हैं। हमने एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया 1947 में और हमारे देश में एक आंदोलन चला था सन 1942 में, जिस आंदोलन का नारा था भारत छोड़ो। हमने कहा अंग्रेजों से, हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत छोड़ो। अभी हमारे देश में बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि जो सरकारें चल रही हैं इस समय, हमारी केंद्र की सरकार है जो दिल्ली में, हमारे राज्यों की सरकारें हैं, ये राज्यों की राज्य सरकारें और दिल्ली की केंद्र सरकार ये उल्टे रास्ते पर चल पड़ी है। और सन 1991 के साल से इस देश में सरकार ने एक नीति बनाई है और उस नीति का नाम अंग्रेजी में है ग्लोबलाइजेशन। उसी नीति को अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलाइजेशन, उसी नीति को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण। इस नीति के आधार पर क्या हो रहा है, भारत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं और हजारों विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया जा रहा है। जिस एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में हमें 90 वर्ष लगे, उस भारत देश में इस समय 5,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस देकर बुला लिया और इन विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की वैसे ही छूट मिल गई है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में इस देश का राजा था, उसका नाम था जहांगीर। अगर आप मुगल साम्राज्य का थोड़ा अध्ययन करेंगे तो मुगल राजाओं में एक राजा हुआ करता था जहांगीर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था और मरते समय जहांगीर ने ये बात कही थी कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल जो मैंने की वो ये कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया और मेरी इस गलती की सजा भारत की आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। और वो ये कह के मर गया था और उसने इस देश को गुलाम बनाने के रास्ते पर डाल दिया था। मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि जो गलती 17वीं शताब्दी में कभी जहांगीर ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाने की, वही गलती आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हजारों विदेशी कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं। आप अगर नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ते हो, टेलीविजन पे न्यूज देखते हो, तो आपको एक न्यूज अक्सर दिखाई देती होगी कि आज इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इतनी विदेशी कंपनियों से समझौता किया, या आज भारत के प्रधानमंत्रियों ने इतनी विदेशी कंपनियों को व्यापार करने का लाइसेंस दिया। किसी दिन वो आंकड़ा होता है कि 50 विदेशी कंपनियों को लाइसेंस मिला, किसी दिन 100 होता है, किसी दिन 150 होता है। हर दिन सैकड़ों विदेशी कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा लाइसेंस दिए जा रहे हैं और देश को धीरे धीरे फिर गुलामी के रास्ते पर धकेलने की कोशिश हो रही है। जिन विदेशी कंपनियों को हमारे देश की सरकारों ने व्यापार करने के लाइसेंस दिए हैं, उनके कुछ नाम मैं आपको सुनाता हूँ। एक विदेशी कंपनी है जो अमेरिका से आई है, जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है व्यापार करने का, उसका नाम है पेप्सी कोला। दूसरी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है कोका कोला। तीसरी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। चौथी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। पांचवी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। छठी अमेरिका की कंपनी, उसका नाम है पार्क डेविस। सातवीं अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है फाइजर। आठवीं अमेरिका की कंपनी, उसका नाम है एली लिली। और मैं आपको ये नाम गिनाता जाऊं, ये 5,000 है। अगर नाम ही गिनाऊंगा तो 2-3 घंटे उसमें निकल जाएंगे। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबक आएगी, सैंडोज, हेक्स, फाइजर, इन सारी की सारी विदेशी कंपनियों को सरकार ने व्यापार करने के लाइसेंस दे दिए हैं।
अब इन कंपनियों ने भारत में आके व्यापार करना शुरू किया है और इन कंपनियों ने व्यापार करने के लिए कुछ कुछ स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं। वहां पर ये वस्तुएं कुछ बनाते हैं, उन वस्तुओं को भारत के बाजार में बेचते हैं। अब समस्या क्या आती है कि इन विदेशी कंपनियों की वस्तुएं भारत में आसानी से नहीं बिक पाती हैं, तो ये विदेशी कंपनियां अपनी वस्तुओं का टेलीविजन पे विज्ञापन करती हैं और अंधाधुंध विज्ञापन करती हैं, धुआंधार विज्ञापन करती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि टेलीविजन सिर्फ विज्ञापन के लिए चलता है। विज्ञापन दिखाते दिखाते समय बच जाए तो उसमें वो न्यूज दिखाते हैं, विज्ञापन दिखाते दिखाते टाइम बचे तो उसमें सीरियल दिखा देते हैं। अगर आप न्यूज भी देखने के लिए बैठे किसी भी टीवी चैनल पर तो 2 मिनट न्यूज आती है, 3 मिनट विज्ञापन आता है, फिर 2 मिनट न्यूज आती है, फिर 3 मिनट विज्ञापन आता है, फिर 2 मिनट न्यूज आती है, फिर 3 मिनट विज्ञापन आता है। न्यूज विज्ञापन, न्यूज विज्ञापन, न्यूज विज्ञापन, न्यूज विज्ञापन, ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि न्यूज भूल जाती है, विज्ञापन याद हो जाता है। आप बोलेंगे क्यों होता है ऐसा? कारण उसका बिल्कुल सीधा सा ये है कि न्यूज हर समय बदलती रहती है, विज्ञापन सालों साल एक जैसा ही चलता है। और हमने घरों में देखा है अगर ध्यान से, तो हमसे ज्यादा विज्ञापन हमारे बच्चों को याद होते हैं। मैं कई बार स्कूलों में जाता हूं छोटे छोटे बच्चों के पास, उनके साथ संवाद करने के लिए, तो प्राइमरी स्तर के बच्चे, 5वीं कक्षा तक के बच्चे विज्ञापनों को खूब अच्छे से याद करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपने माता पिता को मजबूर करते हैं यही चीज लाना जो विज्ञापन में देखा उन्होंने। अक्सर बच्चों से मैं पूछता हूं, तुम टीवी देखते हो? हाँ देखते हैं। क्या देखते हो? विज्ञापन देखते हैं। मैंने कई बार देखा है छोटे छोटे बच्चे जो मुंह से बोल नहीं सकते, इतने छोटे हैं, विज्ञापन जब टीवी पे आता तो एकदम रैप्ट अटेंशन में उसको सुनते हैं और देखते हैं। अब बचपन से जो बच्चे बोलना नहीं सीखे, उसके पहले विज्ञापन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो याद हो गया तो फिर वही वस्तु वो खरीद कर लाते हैं। और दुर्भाग्य से वो वस्तु विदेशी कंपनी की होती है, तो हमारे देश का पैसा हम किसी विदेशी कंपनी को दे आते हैं। जो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी कि अपने देश का पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, वही गलती कमोबेश हम कर रहे हैं। हमारे घर का पैसा हम विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं। कैसे देते हैं ये पैसा? एक दो उदाहरण से समझाता हूँ। आजकल टीवी में एक बहुत जबरदस्त विज्ञापन आता है। एक सिनेमा का एक्टर है आमिर खान, वो बहुत विज्ञापन करता है। ठंडा मतलब कोका कोला। हर बच्चा इस विज्ञापन को जानता है, उसको याद है। ये ठंडा मतलब कोका कोला बार बार लगातार जब बोला जाता है तो किसी के मन में आ ही जाता है, चलो कोका कोला पी के तो देखो, आमिर खान कह रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वही विज्ञापन आता है और उसी पेप्सी कोला के लिए कोई सचिन तेंदुलकर कहने लगता है। फिर वही विज्ञापन आता है और राहुल द्रविड़ कहने लगता है। फिर वही विज्ञापन आता है, कोई और सिनेमा का एक्टर संजय दत्त, आमिर खान, शाहरुख खान कहने लगता है। करिश्मा कपूर, करीना कपूर कहने लगती है। माने ये सारे सिनेमा में काम करने वाले एक्टर, एक्ट्रेसेस और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, ये सबसे ज्यादा विज्ञापन अगर करते हैं तो पेप्सी और कोका कोला का। ये दोनों ही अमेरिकन कंपनियां हैं। अब भारत के जो बच्चे या नौजवान या बुजुर्ग क्रिकेट के दीवाने हैं, वो राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर को देखकर पेप्सी और कोका कोला पीते हैं। और जो सिनेमा के दीवाने हैं, वो आमिर खान, शाहरुख खान और करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या रॉय को देखकर पेप्सी कोक पीते हैं। माने बचता कोई नहीं है, या तो क्रिकेट के दीवाने हैं लोग या सिनेमा के दीवाने हैं। भारत में आधे लोग क्रिकेट, आधे लोग सिनेमा, झक मार के पेप्सी और कोका कोला में चले ही जाते हैं। हम जब ये विज्ञापन देखकर पेप्सी कोला पीते हैं तो बाजार से एक बोतल हम 10 रुपए की खरीदते हैं, कभी कभी वो 12 रुपए की आती है। पेप्सी कोला और कोका कोला कंपनियों की बैलेंस शीट में से जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि जो बोतल बाजार से हम 12 रुपए की खरीदते हैं, कभी कभी 5 स्टार होटल में तो वो 25 रुपए की मिलती है। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हो तो वही बोतल हवाई जहाज में 30-35 रुपए की, 40 रुपए की मिलती है। वो जो बोतल हम 30-40 रुपए से लेकर 10-12 रुपए के बीच में खरीदते हैं, वो बोतल पेप्सी कोला की फैक्ट्री में मात्र 70 पैसे में बनती है। 70 पैसे में बनती है। अब आप जरा हिसाब जोड़िए, 70 पैसे की बोतल अगर आपने 12 रुपए में खरीदी तो विदेशी कंपनी को 11 रुपए 30 पैसे मुनाफा आपने दे दिया। वो कंपनी उसमें से 1 रुपए भारत सरकार को टैक्स देती है,
30 पैसे वो विज्ञापन देने पे खर्च करती है। कंपनी का कुल 2 रुपए खर्च होता है। बेचने वाले दुकानदार को और 50 पैसे वो देते हैं, तो 2.5 रुपए खर्च होता है। माने 12 रुपए की बोतल को 2.5 रुपए खर्च करके अगर कंपनी ने आपको बेच दिया, तो हर एक बोतल पर 9 रुपए 50 पैसे नेट प्रॉफिट उस कंपनी को मिल जाता है। अब ये कंपनी आई है अमेरिका से, तो ये 9 रुपए 50 पैसे जो आपकी जेब से उस कंपनी ने निकाल लिया, वो भारत से अमेरिका चला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने एक बोतल कोका कोला पिया, 9 रुपए 50 पैसे भारत माता का अमेरिका देश को दिया। आपने एक बोतल कोका कोला या पेप्सी कोला पिया, भारत देश का 9 रुपए 50 पैसे अमेरिका गया। अब एक बोतल पीने से 9 रुपए 50 पैसे गया, 2 बोतल पिएंगे 19 रुपए अमेरिका गया, 3 बोतल पिएंगे, 4 पिएंगे, 5 पिएंगे। एक वर्ष में पेप्सी और कोका कोला की भारत में 700 करोड़ बोतल बिकती है और हर वर्ष में लगभग 6,500 करोड़ रुपए भारत से अमेरिका चला जाता है। अब एक वर्ष में 6,500 करोड़ गया, 2 वर्ष में 13,000 करोड़ गया, 3 वर्ष में 19,500 करोड़ गया। पेप्सी और कोका कोला की बिक्री इस देश में करीब करीब 15 वर्षों से चल रही है और अब तक इस देश से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अमेरिका चला गया। हमने विदेशी कंपनियों का पानी पिया और भारत माता का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अमेरिका को दिया। अब अमेरिका ने क्या किया? ये जो पैसा आपने अमेरिका को दिया, अमेरिका की सरकार इसी पैसे को पाकिस्तान नाम के देश को दान में दे दिया, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है। भारत और पाकिस्तान की तो दुश्मनी है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है। अमेरिका पाकिस्तान को हर साल मदद के रूप में दान स्वरूप अरबों डॉलर देता है। हम अमेरिका को पेप्सी कोक पी के लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, अमेरिका उसी में से पाकिस्तान को दान के रूप में पैसा देता है। पाकिस्तान सरकार वही पैसा आतंकवादियों को दान में देती है। आतंकवादी उसी पैसे से बम बनाते हैं और उस बम को लाकर भारत देश में ब्लास्ट करते हैं। हम पेप्सी पीते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। दुर्भाग्य से हम सब भारत माता की पराजय के काम में लगे हुए हैं। मुझे बहुत दुख है, अफसोस है ये कहते हुए कि जो भी भारतवासी पेप्सी और कोक पी रहा है, वो भारत माता का सबसे बड़ा दुश्मन है और देश का उतना ही बड़ा गद्दार है जैसे कभी मीर जाफर हुआ करता था, सत्रविश था। और मुझे इससे भी बड़ा दुख है कि जो पेप्सी कोक पी रहे हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है। वो सब पढ़े लिखे अच्छे खासे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, यही लोग पेप्सी कोक पी रहे हैं। भारत के गांव के किसान को आज तक मैंने पेप्सी पीते नहीं देखा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए बहुत इंटेलिजेंट है और होशियार है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ गया, मूर्खता में वो उतना ही ऊंचा चढ़ गया। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट जैसे लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, भाई ये पेप्सी कोला क्यों पीते हो, क्या जरूरत है? तुमसे अच्छा तो गांव का किसान है, मजदूर है, जो गन्ने का रस पीता है, संतरे का रस पीता है, मौसम्मी का रस पीता है, नारियल की पानी पीता है, दही की लस्सी पीता है, गाय का दूध पीता है। कुछ नहीं मिलता तो घड़े का सादा पानी पी के अपने संतोष कर लेता है। बिना पढ़ा लिखा मजदूर और किसान इस देश के साथ इतनी देशभक्ति करता है कि देश का एक पैसा भी विदेशी कंपनी को नहीं देता, और पढ़ा लिखा इडियट क्लास का आदमी इस देश का विदेशी कंपनियों को पैसा देता है और कहता है भारत माता की जय। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई क्यों पीते हो पेप्सी को? कुछ मजा आता है? कहते नहीं मजा नहीं आता, फिर भी पीते। ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को मैंने पूछा पेप्सी को पीने से क्या होता है, कहते नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, आंख में से आंसू निकल आते हैं, फिर भी मूर्खों के मूर्ख गटागट पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं। बहुत ज्यादा पूछो तो ये पढ़े लिखे लोग पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं ये पेप्सी कोला, कोका कोला बेस्ट क्वालिटी, इसलिए हम पीते हैं। फिर उनको पूछो ये बेस्ट क्वालिटी क्यों है? कहते हैं ये अमेरिका से आया है बन के, इसलिए बेस्ट क्वालिटी। ये पढ़े लिखे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि अमेरिका से सब चीजें बेस्ट क्वालिटी यहां नहीं आती।
जो चीजें अमेरिका में सबसे रद्दी क्वालिटी की मानी जाती हैं वही यहाँ आती है। कोई भी देश दुनिया में बेस्ट क्वालिटी किसी दूसरे को नहीं देता खाने पीने को। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूँ, आप घर में खीर बनाते हैं, पड़ोसी को देके आते? बेस्ट क्वालिटी है इसलिए। आप घर में अच्छी से अच्छी खीर बनाते हैं, खुद खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, और कुछ थोड़ी बच गई फेंकने के लिए तो पड़ोसी को देके आते हैं। ऐसे ही अमेरिका करता है। अमेरिका जो चीजें बेस्ट क्वालिटी बनाता है उनको पहले खुद खाता है, खुद पीता है। जब उसमें से रद्दी होके बच जाती है डंप करने के लिए, तब भारत जैसे देशों को दे दिया जाता है। तो बेस्ट क्वालिटी नहीं है, वो सबसे खराब क्वालिटी है। और क्या क्वालिटी है उसमें? पेप्सी और कोका कोला, जिसको हम पढ़े लिखे लोग बेस्ट क्वालिटी कहते हैं, उसका एक बार हमने प्रयोगशाला में परीक्षण कराया। तो प्रयोगशाला में परीक्षण करने से पता चला कि वो दुनिया की सबसे घटिया और रद्दी चीज है, पेप्सी और कोका कोला। आप पूछेंगे क्यों? हमारे घर में टॉयलेट साफ करने के लिए जो एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं, वही एसिड पेप्सी और कोक में डाला जाता है। और इससे भी ज्यादा खराब बात आप सुनिए कि हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर जिसका नाम हार्पिक, या हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर जिसका नाम फिनाइल, उसमें जितनी मात्रा में एसिड डाला जाता है, पेप्सी और कोक में उतनी ही मात्रा में एसिड डाला जाता है। एक बार हमने पेप्सी कोका कोला की जांच की। कैसे? विज्ञान में एक छोटा सा उपकरण आता है। आप में से थोड़ा भी केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। केमिस्ट्री में एक उपकरण होता है, उसको पीएच मीटर कहते हैं। किसी भी एसिड की एसिडिटी नापने का वो सबसे सरल उपकरण है। वो पेन के जैसा होता है। और डिजिटल पीएच मीटर आजकल ऐसा आता है, उसके बीच में एक मॉनिटर लगा रहता है। उसको जैसे ही आप किसी एसिड में डालो, वो तुरंत बता देता है कि इसमें एसिड की मात्रा कितनी है। अब एसिड की मात्रा पता कैसे होती है? पानी में उसको डालोगे आप पीएच मीटर को, तो उसकी रीडिंग आती है 7 पीएच माने नॉर्मल होता है। फिर उस पानी में एसिड मिला दो, फिर पीएच मीटर को डालो तो रीडिंग आएगी 6, तो एसिड बढ़ गया। और ज्यादा 5 आ गई रीडिंग तो एसिड और ज्यादा बढ़ गया। 4 आ गई तो भयंकर एसिड हो गया। 3 आ गई तो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया। 2.5 के आसपास आ जाए तो सबसे खराब एसिड हो गया। जब मैंने पहली बार पेप्सी कोला में पीएच मीटर डाला और उसको नापा तो उसका वैल्यू आया, उसका कीमत माने उसकी रीडिंग आई 2.4। हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक। फिर मैंने एक दिन क्या किया कि मेरे घर में जो हार्पिक है और फिनाइल है जिससे हम टॉयलेट साफ करते हैं, उसमें पीएच मीटर डाला तो उसका भी रीडिंग आया 2.4। मतलब पेप्सी कोक की क्वालिटी हार्पिक की क्वालिटी के बराबर है, माने दोनों एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तब मैंने एक दिन सोचा कि हार्पिक से अगर टॉयलेट साफ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का पीएच वैल्यू एक ही है। तो एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि हम 1 महीने तक अपना संडा साफ नहीं करेंगे, टॉयलेट साफ नहीं करेंगे, इसको गंदा होने देंगे, फिर इसको पेप्सी से साफ करके देखेंगे। तो मेरी माँ नाराज हो गई, कहने लगी क्या बकवास करता है। मैंने कहा करके देखना। तो 1 महीने हमने हमारा टॉयलेट साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि पीला पीला कचरा उस पर जमा हो गया आधा इंच। फिर मैं एक पेप्सी की बोतल लाया, कोका कोला की बोतल लाया, दोनों को मिक्स करके मैंने टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया और 2 मिनट के बाद पानी से फ्लश किया। टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ। उस दिन से हमने एक विज्ञापन करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बड़ा अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग ठंडा मतलब कोका कोला कह के जिसको घटाघट पी लेते हैं, उसकी क्वालिटी टॉयलेट क्लीनर के बराबर है। और मुझे बहुत अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग इस टॉयलेट क्लीनर को पीते रहते हैं, और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही टॉयलेट साफ करने वाला पानी पिलाते रहते हैं, और कुछ अतिथि ऐसे घर में आते हैं जो घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। और दुख यही है, अकेले पी नहीं रहे हैं, पड़ोसियों को पिला रहे हैं, गेस्ट को पिला रहे हैं, और देश का पैसा अमेरिका को देते जा रहे हैं। अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को, आतंकवादी भारत में ब्लास्ट कर रहे हैं, और फिर हम रो रहे हैं कि देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। वो तो बढ़ने ही वाला है। अगर आप पेप्सी कोक पीते रहेंगे तो भारत में